आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्मृति है वह सुबह कभी तो आएगी, जिसकी लेखिका है सलमा जी। दोस्तों, स्मृति क्या होता है? जब कोई लेखक या लेखिका अपनी पुरानी दिनों को या पुराने दिनों में बीती किसी घटना के बारे में लेख लिखती है तो उसे हम स्मृति कहते हैं। यहाँ लेखिका ने अपने पुराने दिनों की एक घटना का जिक्र किया है। वह घटना थी भोपाल गैस त्रासदी, जो 1984 में एक गैस के रिसने के कारण हुई थी। लाखों लोग उसमें मरे थे और उसके कारण कई लोग अब वर्तमान समय में भी उस वजह से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है उस गैस के कारण। लेखिका भी अपने अनुभव के बारे में बता रही हैं। लेखिका भी उस समय भोपाल में रहती थी और उस गैस के कारण वह भी पीड़ित रही है। यह लेख उसी के बारे में है कि किन किन कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है भोपाल गैस त्रासदी की वजह से। पढ़ते हैं इनका लेख, वह सुबह कभी तो आएगी ही। मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी। लेखिका बताती है कि जब भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी तो उस समय वह बहुत छोटी थी। मेरी अम्मी बताती है कि वह मुझे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। उस समय उनकी मम्मी लेखिका को जकड़कर अपनी बाहों में पकड़कर जहांगीराबाद की ओर भागी थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूँ। यानी लेखिका उस समय त्रासदी से गैस की वजह से बीमार हो गई थी। उस पीड़ा से लेखिका अब भी पीड़ित है। वह बताती है कि उस बीमारी से वह अब भी बच नहीं पाई है। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती है। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले से अंदर ही अंदर खून बहता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती है और मैं होश खो देती हूँ। लेखिका बता रही हैं कि उस गैस की वजह से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं और अब तक वह उन साइड इफ़ेक्ट्स को झेल रही है। जैसे वह बताती है कि उनका गला और उनकी आँखें सूज जाती है। उनका चेहरे पर सूजन आ जाती है, जिनकी वजह से उनका चेहरा बड़ा लगता है। गले में अंदर ही अंदर खून बहता है और उनकी साँसें हैं वह बुरी तरह से फूलने लगती है और वह कभी-कभी तो अपना होश ही खो बैठती है, वह बेहोश भी हो जाती है। आगे बताती हैं, मेरे पूरे बदन पर लाल-लाल धब्बे हैं। शुरू में यह धब्बे 1-1 रुपए के सिक्के जितने बड़े थे, पर अब तो यह छोटे हो गए हैं। लेखिका बताती है कि गैस की वजह से कितनी पीड़ा उन्हें शारीरिक रूप से झेलनी पड़ी है और अब तक उस पीड़ा को वह झेल रही है। गैस त्रासदी 1984 में हुई थी भोपाल के अंदर। कई लोगों को अब तक उस साइड इफ़ेक्ट से जूझना पड़ रहा है। लेखिका भी उनमें से एक है। वह बताती है कि उनके शरीर पर बड़े-बड़े धब्बे हो गए थे 1 रुपए के सिक्के के जितने, और अब इस समय वह धब्बे छोटे हो गए हैं। मेरे दाहिने पाँव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है। वह बताती है कि उनके सीधे पैर में, राइट पैर में बहुत दिक्कत होने लगी है। वह चल नहीं पाती हैं और मेरे पैर देखो, यह छाले पड़े हुए हैं। यानी अब उनके पैर में छाले भी पड़े हुए हैं। उनके खून में वह गैस मिक्स हो चुकी है और उनके शरीर में वह साइड इफ़ेक्ट्स कर रही है। कितना कुछ हुआ है हमें, हमारी ज़िंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई। लेखिका बता रही हैं कि हमारे साथ कितना कुछ हुआ है। हमारी ज़िंदगी उस गैस के कारण, उस गैस त्रासदी के कारण कितनी बदल गई है। जिस गैस की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उस गैस का नाम था मिथेल आइसोसाइनाइड। लेखिका बताती हैं आगे, मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण ख़त्म हो गए। यानी इस दुर्घटना में उनके अब्बू की मृत्यु हो गई थी। जब हम बहुत छोटे थे, मेरी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। वह दरवाजे पर बैठकर अब्बू का इंतज़ार करती रहती। यानी
लेखिका बताती है कि इस दुर्घटना में उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनकी माँ थी जो उनकी मानसिक हालत भी अब बिगड़ने लग गई थी। वह दरवाजे पर बैठकर अब्बू की राह यानी अब उनके पिताजी का इंतजार करती रहती थी। हमसे कहती कि अब्बू घर आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना ले। वह उनके पैरों की आहट सुनती और चिल्लाकर कहती कि वह घर आ गए हैं। पिता के जाने के बाद माँ की मानसिक हालत बिगड़ जाती है। वह दरवाजे पर बैठकर कहती है कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना दे। और जैसे ही वह पैरों की आहट सुनती या आहट सुनने जैसी उनकी कानों में कोई आवाज़ आती तो वह चिल्ला पड़ती और कहती कि अब्बू आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वह हमसे कहती कि ऐसी बातें नहीं कहते, और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वह हमें मार देती। यानी माँ की मानसिक हालत का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। पिता के जाने के बाद माँ की हालत माँ की मानसिक हालत बिगड़ जाती है। और जब बच्चे कहते हैं अपनी माँ से कि पिताजी मर चुके हैं, तो वह माँ उनको बच्चों को मारती थी। वह कहती थी कि ऐसा नहीं कहते। हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर लोग हमसे कहते कि उन्हें खुश रखा करे, पर उनकी हालत देखकर रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिंदा रह सके। यहाँ लेखिका बता रही हैं कि डॉक्टर ने बताया था कि उनकी माँ को खुश रखे, बच्चों की माँ को खुश रखे, लेखिका की माँ को खुश रखे। और लेखिका बताती कि हम जैसे ही अपनी माँ की हालत देखते थे तो हमें उनको देखकर रोना आता था और रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे किसी तरह मम्मी ने यानी अम्मी ने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे वह ठीक होने लग गई थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उन्हें ही खुद ठीक होना होगा। क्योंकि यदि वह जिंदा रहेंगे, बच्चों को जिंदा रखने का उपाय सिर्फ माँ के पास ही था और माँ की मानसिक हालात खराब थी, इसलिए वह धीरे धीरे ठीक होती चली गई। मेरे अब्बू की एक दुकान थी। किसी ने उन्हें समझा बुझाकर वह 500 रुपये में बिकवा दी। लेखिका बताती है कि मेरे अब्बू की एक दुकान थी, उनके पिताजी की एक दुकान थी। अब्बू के जाने के बाद माँ को किसी ने समझाया बुझाया और वह दुकान 500 रुपये में उनसे बिकवा दी। उनके अब्बू की दुकान 500 रुपये में बिक गई। जब तक वह पैसा चला हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गईं, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरे के लिए भी काम करना पड़ता। यानी जब तक दुकान के पैसे, दुकान को बेचने वाले जो पैसे होते हैं 500 रुपये, वह तब तक थे तो तब तक घर की हालत ठीक थी, खाने पीने का इंतजाम हो रहा था। जैसे ही पैसे खत्म होते हैं तो माँ उधार मांगने के लिए जान पहचान के लोगों के पास जाती है, उधार मांगती है और वह दूसरों के घरों में जाकर भी काम किया करती थी। जिस पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्चा करवाया। लेखिका बता रही थी शुरुआत में ही कि उनका जन्म शुरुआती दौर में बीमारी से ही हुआ था और भोपाल गैस त्रासदी की वजह से उनकी हालत भी खराब होती चली गई थी। पिता के बाद अम्मी ने घर की भागडोर अपने हाथों में ले ली थी और जितना वह कमाती थी उतना ही लेखिका की बीमारी में वह खर्च हो जाता था। मैं हमेशा से ही बीमार हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्ला पड़ती थी कि वह मेरे इतने बीमार रहने और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई है। लेखिका बताती है कि लेखिका की माँ उनसे तंग आ गई थी, क्योंकि वह हमेशा बीमार रहती थी लेखिका, और जितना खर्चा उनकी बीमारी पर आता था उसके बाद घर चलाने के लिए पैसा नहीं बचता था। एक बार की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाए। लेखिका एक बार की बात बताती है। वह बहुत बीमार थी और किसी ने उनकी अम्मी से कहा था कि लेखिका को एक
प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाए। वह डॉक्टर अच्छा माना जाता है। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने वाली हूँ और मेरे इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्चा ही 250 रुपये हर दिन का आएगा। इलाज का अलग। जिस डॉक्टर के पास लेखिका को ले जाया गया, डॉक्टर ने बताया कि लेखिका अब मरने वाली है और जिस नर्सिंग होम में वह ठहरी थी, उसका एक दिन का खर्चा था 250 रुपये। एक दिन के बिस्तर का खर्चा 250 रुपये था और इलाज का खर्चा अलग। मेरी माँ ने उन्हें बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि मुझे घर ले जाए, यानी अस्पताल का खर्चा उठाने के लिए उनकी माँ के पास पैसे नहीं होते हैं। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि लेखिका को तुम अपने घर ले जाओ, पर वह नहीं मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वह ना आती। मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ से पैसे लाती, पर वह मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा ही लाती। जब डॉक्टर ने कहा था कि लेखिका को अपने घर ले जाओ, तो उसकी माँ नहीं मानती है। उसकी माँ लेखिका को हॉस्पिटल में रहने के लिए कई इंतज़ाम करती है और लेखिका को यह नहीं पता कि वह पैसे कहाँ से जुटाकर लाती है इलाज के लिए। अब मैं आयुर्वेद की दवाई लेने लगी हूँ और मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन, सिर दर्द, बदन दर्द और गले से खून बहना बंद हो गया है। अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि अभी मुझे बहुत दूर जाना है। लेखिका बताती है कि अब उनका इलाज जो है वह आयुर्वेद की दवाइयों द्वारा हो रहा है और उन आयुर्वेद से लेखिका को बहुत आराम मिला है। उनके जो पाँव में छाले पड़ गए थे वह अब ठीक हो रहे हैं। उनकी पसलियों का दर्द भी अब चला गया है। उनकी चेहरे की सूजन, सिर दर्द और बदन में जो दर्द रहता था वह भी चला गया है। लेखिका ने बताया था कि उनके गले में जो खून बहता है वह भी बहना बंद हो गया है आयुर्वेद की दवाइयों के द्वारा। अब लेखिका को पहली बार ऐसा लगने लगा है कि वह ठीक हो सकती है और वह जानती है कि मुझे तो बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ी ज़िंदगी आगे जीनी है। कहाँ एक बार डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वह मरने वाली है। यदि लेखिका की माँ उन्हें घर ले जाती, तो आज लेखिका जीवित नहीं होती। लेकिन उनकी माँ ने लेखिका को अस्पताल में ही रखा और कहीं न कहीं से पैसों का इंतज़ाम करके उनका इलाज करवाया था और आज के समय लेखिका अ, ठीक भी होने लगी है। लेखिका बताती हैं आगे, मैं इतनी खुश रहती हूँ, मैं तो अब जीना चाहती हूँ। लेखिका बताती है कि भोपाल गैस त्रासदी ने कितनी कठिनाइयाँ हमारे परिवार और हमें दी थी। अब मैं ठीक होने लगी हूँ और मैं खुश रहती हूँ और अब वह सोचती है, ऐसा मानती है कि मैं तो अब आगे जीना चाहती हूँ। तो दोस्तों यह था पाठ वह सुबह कभी तो आएगी। इस पाठ में लेखिका ने भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में भोपाल में हुई, उसके बाद के हालात का यहाँ पर वर्णन किया कि किस प्रकार लोगों को भयानक दौर से गुजरना पड़ा, शारीरिक, मानसिक पीड़ा हुई। उस त्रासदी की वजह से लोगों को कितनी तकलीफ़ें हुई, लेखिका खुद उसकी साक्षी रही है। लेखिका अब तक उस समस्या से पीड़ित है और उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी माँ ने किस तरह घर को सँभाला, मानसिक हालत उनकी माँ की बिगड़ गई थी, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक होता चला गया और अंत में लेखिका कहती है कि अब मैं खुश रहने लगी हूँ और मुझे तो अभी आगे और जीना है। तो दोस्तों यह था पाठ वह सुबह कभी तो आएगी। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।